हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय देसाई। 10वीं के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हिंदी का जो चौथा लेसन है जिसका नाम है मन, ये पूरक पठन जो है इसे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस पाठ को लिखने वाले व्यक्ति जो है इनका नाम है विकास परिहार। क्या नाम है इनका? विकास परिहार। ये जो विकास परिहार जी जो है, इनका जो जन्म है वो 1983 में गुना, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ है। ठीक है, और ये एक हिंदी के एक विशेष कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े रहे। ठीक है, साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य विधाओं से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विकास परिहार जी जो है, इनका ज़्यादा हम परिचय नहीं देखेंगे, लेकिन बात यह है कि ये एक भारतीय वायुसेना जो है, इसमें इन्होंने सेवाएं प्रदान की है। और कब से? 2000 से लेके 2006 तक। ठीक है, और उसके बाद जो है वो साहित्य में वे उनकी विशेष रुचि होने के कारण वे नाट्य विधाओं से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो आज पूरक पठन हम लोग देखने जा रहे हैं, ये हमारे हिंदी साहित्य के लिए एक नई विधा है, बराबर ना। और ये जो विधा है इसे हम लोग हाइकू कहते हैं। मतलब क्या कि ये जो हम आज पूरक पठन देखने वाले हैं, ये है एक हाइकू। ये एक काव्य की एक कविता का एक प्रकार है जो विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। हाइकू ये एक विश्व की सबसे छोटी कविता है। और इसकी शुरुआत जो है वो वास्तविक रूप से इसकी शुरुआत जो हुई है वो जापान से हुई है, बराबर ना। और आज जो है वो हमारे पूरे विश्व में ये जो साहित्य विधा रही है वो प्रसिद्ध हो गई है। ठीक है, तो हिंदी में भी ये जो रचनाएं जो है या फिर इस प्रकार की कविताएं जो है वो आना बिल्कुल संभव था। और 1950 के बाद हम लोग देखते हैं कि 1950 के बाद हमारे हिंदी साहित्य ने भी इसे अपना लिया है, बराबर। और सबसे पहले हिंदी में इस हाइकू को लाने वाले व्यक्ति जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी। हाँ, आपको पता होगा, विश्व कवि कहा जाता है उन्हें। और रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ठाकुर जी जो है 1919 में जब जापान जाते हैं, वहाँ से आने के बाद उन्होंने कुछ रचनाएं जो है, मतलब मात्सुओ बाशो नाम के एक प्रमुख ये जो लिखने वाले व्यक्ति है, मतलब हाइकू लिखने वाले व्यक्ति जो है, इनकी दो रचनाएं जो है उनको भाषांतरित किया बांग्ला भाषा में, बंगाली भाषा में, बराबर ना। और इस प्रकार से उसके बाद धीरे धीरे से होते हुए इसका परिचय हमारे भारतीय लोगों को होता है। और 1950 के बाद यहाँ पर बताया गया कि 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है, बराबर। और ये मैंने आपको बताया कि ये सबसे छोटी कविता है, 3 पंक्तियों की होती है केवल। क्या? केवल 3 पंक्तियों वाली कविता जो है, जो सबसे छोटी विश्व की कविता। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहली पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं, मतलब 5 अक्षर अक्षर होते हैं। उसके बाद दूसरी पंक्ति जो होती है उसमें 7 अक्षर होते हैं। ठीक है, और तीसरी जो पंक्ति है उसमें भी 5 वर्ण अर्थात 5 अक्षर होते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 17 वर्णों वाली ये जो कविता है इसे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और हमने बहुत बार देखा है कि ये जो पूरक पठन है, इस पूरक पठन में होता क्या है कि एक तो पद्य नुमा कोई एक पाठ होता है या फिर गद्य नुमा पाठ होता है। ये तो गद्य ही है लेकिन एक अलग प्रकार का है। अर्थात क्या कि जब भी कभी हम लोग ये इस प्रकार से पूरक पठन देखते हैं तो उस पूरक पठन की विशेषता ये होती है कि उसमें विचारशीलता होती है। मतलब जो छात्र होते हैं या फिर जो व्यक्ति इसे पढ़ता है, सुनता है, वो व्यक्ति विचारशील हो जाता, मतलब उसे विचार करने के लिए मजबूर कर देती है इस प्रकार की रचना है, बराबर। तो इस प्रकार से आज हम लोग जो है ये मन पूरक पठन जो है इसे देखने वाले हैं। इसका नाम क्या है? मन है। अभी आप लोगों को पता है कि मन ऐसा होता है कि जहाँ से एक मतलब भावनाएं निर्माण होती है, भावनाओं की निर्मित हमारे मन से होती है, बराबर। हमें कभी दुख होता है, खुशी होती है, खेद होता है, आनंद होता है। इस प्रकार से किसी के ऊपर गुस्सा आता है
हाँ, कभी कभी रोने की स्थिति, भावुक हो जाते हैं हम लोग, हाँ। तो ये जो स्थिति होती है ये हमारे मन से उत्पन्न होती है, बराबर। मन और दिमाग जो है इसमें अंतर होता है, लेकिन दोनों को साथ में रखने की कोशिश जो है वो हम लोगों को करनी चाहिए, हाँ। तभी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो निखरता है। जैसे कि समझ लो, एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि विचार हम जब करते हैं तो बुद्धि का उपयोग करते हैं, और जब हम लोग एक उदाहरण बताता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग समझ लो कि भोजन खाने के लिए बैठ गए और उसी समय कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आता है और आपसे वो कुछ खाने के लिए मांगता है। उस वक्त आप क्या करेंगे? आपके पास केवल 2 रोटी है। कितनी रोटियां हैं? 2 रोटी आप लेके गए हैं, जहाँ आप ऑफिस में काम करते हो, जहाँ पर भी आप हो, या फिर स्कूल में हो, जहाँ हो वहाँ, ठीक है। उस वक्त आप क्या करेंगे? आपका मन जो है वो सबसे पहले द्रवित हो जाएगा उस व्यक्ति को देखने के बाद। आप सोचेंगे, अरे बाप रे, ये जो व्यक्ति है इसको वास्तविक रूप में भोजन की आवश्यकता है। आप बिल्कुल मन से सोचेंगे, मतलब आपका मन जो है सोचेंगे, मतलब आपका मन जो है वो आपको बताएगा, नहीं नहीं नहीं, इसे तो तूने देना चाहिए, मतलब। फिर उसके बाद अपनी बुद्धि जो है वो विचार करेगी, सोचने लगेगी, अरे हाँ, भोजन तो मुझे भी करना है और देना तो इसे भी है। तो कैलकुलेशन जो है यहाँ दिमाग में तैयार हो जाता है, नहीं नहीं, मैं क्या करूँगा, 1 रोटी मैं खुद खाऊंगा और दूसरी रोटी जो है उस भिखारी को या फिर उस व्यक्ति को मैं क्या करूँगा, दूंगा। अर्थात क्या है, इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर क्या हुआ है, बराबर इन्होंने कैलकुलेशन किया है। मतलब किसने? मन और अपना विचार अर्थात अपनी बुद्धि जो है उसने, ठीक है। अभी मैंने आपको ये इसलिए बताया कि हम यहाँ पर केवल मन जो है, मन की भावनाओं के बारे में, या फिर यहाँ पर ये जो कवि जो है ना, विकास परिहार जी, इन्हें जिस प्रकार के अनुभव आए हैं उन अनुभवों को वो यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं ना। और छोटी छोटी विधाओं के रूप में, छोटे छोटे, अभी देखिए ये जो हाइकू है, हर एक हाइकू में अलग अलग प्रकार के विचार रखे गए हैं, बराबर। और मैंने आपको बताया कि ये पूरक पठन इस प्रकार का होता है कि उसमें वो विचारशील होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग जो है एक हिंदी की एक नई विधा, या फिर आपके लिए ये पहली बार आप इस प्रकार की विधा पढ़ रहे होंगे। कौन सी वाली? ये हाइकू वाली विधा। चलो तो हम लोग इसकी शुरुआत कर देते हैं। हाँ, देखिए आप लोग अगर मैंने बताया ना कि 5 + 7 + 5, हाँ, तो देखिए यहाँ पर घना अंधेरा, तो यहाँ पर 5 वर्ण है, घ ना, देखिए घ ना अंधेरा, ये हो गए 5 वर्ण। उसके बाद चमकता प्रकाश, ये 7 वर्ण। उसके बाद और अधिक, ये हो गए 5 वर्ण। इस प्रकार से चलो, तो अभी हम इसका अर्थ देखेंगे कि घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, कि मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, हाँ, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती है कि मनुष्य जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, या फिर बड़ी विपदा में वो फंस जाता है। उस वक्त उसे किसी के आधार की आवश्यकता होती है, हाँ, कि कोई उन्हें मदद करे, या फिर केवल एक शब्द काफ़ी होता है उसके लिए, उस स्थिति से बचने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर इसका सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं, घना अंधेरा, हाँ। घना अंधेरा, उस घने अंधेरे में चमकता प्रकाश और अधिक। देखिए जब अंधेरा जब घना होता है उस वक्त क्या होता है कि प्रकाश की एक किरण जो है, वो किरण भी बहुत बड़ा काम कर देती है, या फिर वो जो एक किरण जब आती है उस वक्त छोटे से जगह में बहुत ज़्यादा उजियाला जो है वो कर देती है, हाँ। जैसे कि आप लोगों ने जुगनू देखे होंगे रात में, जिसे मराठी में हम काजवा कहते हैं, है ना। तो जुगनू जो होता है रात में, उसे रात कीड़ा भी कहा जाता है, जब वो घूमता है उस अंधेरे में, तो उसका प्रकाश जो है वो हमें दिखाई देता है। अर्थात क्या है कि हम बोलते ना कि जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता है उस वक्त उसे तिनके का आधार भी काफ़ी हो जाता है। एक तिनका जो होता है, उस तिनके का आधार भी बहुत हो जाता है, मतलब काफ़ी होता है, उसकी ज़रूरत होती है। इस प्रकार से मनुष्य जो है कि
जब उसके जीवन में इस प्रकार से एक प्रकाश या फिर उम्मीद जो जो है उसके सामने अगर आती है, तो वो भी क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, या फिर वो भी एक हिम्मत उसकी बढ़ती है, और जीने की जो अभिलाषा जो उसकी है वो क्या होती है, और बढ़ने लगती है। या फिर वो जो जिस स्थिति में, जो जिस प्रकार के अंधेरे में, अर्थात जिस मतलब क्या बोलेंगे उसको हम, वो जिस संकट से घिरा हुआ है, जिस मुसीबत में वो फंसा हुआ है, उस मुसीबत से उसे निकालने के लिए, या फिर निकलने के लिए उसे एक छोटे से आधार की आवश्यकता होती है, बराबर ना। अर्थात क्या कि घना अंधेरा जो है, उस घने अंधेरे में चमकता प्रकाश और अधिक, और इस प्रकार से एक उम्मीद की किरण जो है वो बहुत ज़्यादा प्रकाश देती है, या फिर केवल उस उम्मीद की किरण की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है। ये बात कवि को यहाँ पर बतानी है। दूसरा हाइकू देखेंगे, दूसरी पंक्ति जो है वो देखेंगे। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हाँ, कवि बता रहे कि हम लोगों ने काम करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, और फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, फल की अपेक्षा हम लोगों ने बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, अपने फ़ायदे की बात हम लोगों ने नहीं रखनी चाहिए। अगर इस प्रकार का हेतु अगर हमारा होता है, तो उसका जो फ़ायदा होता है, अर्थात हम फायदे की बात अगर करते हैं कि हमें ये काम करेंगे तो हमें ये मिलेगा या फिर वो मिलेगा, तो हम लोगों को उसकी उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो है वो क्या होगा, मिल जाएगा, इस प्रकार का विश्वास जो है हम लोगों ने अपने मन में रखना चाहिए। या फिर इस प्रकार की उम्मीद जो है, कभी बता रहे कि उम्मीद की आवश्यकता नहीं है। अर्थात क्या, आप लोगों को किसी से कुछ फ़ायदा होने वाला है, इस प्रकार की इच्छा जो है अपने मन में नहीं रखनी है, बराबर ना। और इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से काम करते रहने की आवश्यकता हम लोगों को है। इस प्रकार का संदेश यहाँ पर विकास परिहार जी जो है वो देना चाह रहे हैं। आगे देखेंगे। जीवन नैया मंझधार में डोले, संभाले कौन। जीवन नैया, हाँ, जीवन रूपी जो नैया है हमारी, नाव जो है हमारी, जीवन रूपी नैया मझधार में डोले, मतलब समुद्र के बीचों बीच। मझधार मतलब क्या, समुद्र के बीचों बीच, या फिर बड़ी नदी है, नदी के उस बीचों बीच में क्या रही है, हिलोरे खा रही है, डोल रही है, डूबने की कगार पे है वो। और ऐसे में संभाले कौन, इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क किया है कि संभाले कौन। कोई संभालने के लिए नहीं आएगा, उसे हमें खुद को ही संभालने की आवश्यकता है। हाँ, अर्थात क्या, ये जो जीवन रूपी हमारी नैया है, और ऐसे में ये जो समुद्र जो है, सागर जो है, वो क्या है, संसार है, ये दुनिया है। और इस संसार में हमारी जो नैया है वो डूब रही है, पानी में डूब रही है। अर्थात हम संकटों से घिरे हुए हैं, और हमारी परिस्थिति जो है वो प्रतिकूल परिस्थिति है। और ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने खुद प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को खुद से प्रयास करने की आवश्यकता है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि यहाँ सवाल क्या है, संभाले कौन। तो इस नैया को कोई दूसरा संभालने के लिए नहीं आएगा, ना तो भगवान आएगा, ना तो फिर हमारे अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति आएंगे, या फिर हमारा दोस्त आएगा। हमें यहाँ पर जो है खुद, हाँ, खुद उसे संभालने की आवश्यकता है। ऐसी अवस्था में खुद को संभालने की आवश्यकता है। जो भी कुछ समस्या है, उस समस्या को हल करने के लिए खुद हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से यहाँ पर कवि हमें संदेश दे रहे हैं। आगे देखिए। जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, उस वक्त आपके सामने किताब होनी चाहिए, ताकि आप उसे बिल्कुल आसानी से, अच्छी तरह से उसे देख सके, और उसका अर्थ जो है आप समझ सके। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। और इस प्रकार से आप लोगों को पता होगा कि जो फागुन का महीना होता है, जिसे हम मराठी में फाल्गुन कहते हैं, तो फागुन ये जो शब्द है, उसका नाम जो वास्तविक रूप से उस समय जो पूर्णिमा होती है उसे हम लोग फाल्गुनी नक्षत्र कहते हैं ना। और इसी फाल्गुनी नक्षत्र की वजह से ये जो फागुन का महीना है, इसका नाम जो है वो फागुन हुआ है। और आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हिंदू पंचांग में ये जो महीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और
ये जो महीना है फागुन का, फागुन के बाद तुरंत बसंत ऋतु जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। और ये बसंत ऋतु जो है वो लगभग फरवरी से मार्च तक, हाँ मतलब फरवरी 1-2 फरवरी से स्टार्ट होता है और फरवरी का आखिरी मतलब 28 फरवरी हो या फिर मार्च महीने के 1-2 या फिर 3-4 तारीख तक का ये मतलब बीच वाला ये हिस्सा होता है उसका, किसका, बसंत ऋतु का। और ये बसंत ऋतु जो है वो मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों ने बसंत ऋतु के बारे में बहुत सारी कविताएं देखी होगी, सुनी होगी। और ये इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है क्योंकि मनुष्य जीवन में ये जो महीना है ये आनंद लाता है और उत्साह लाता है। और मनुष्य के जीवन में ये प्रेम लाने वाला, या फिर इस प्रकार से इस महीने के बारे में जब बहुत सारे कवियों ने जब लिखा है उस वक्त उसमें मनुष्य के प्रेम को प्रकट किया हुआ है। हाँ, इसलिए ये जो महीना है ये बहुत ही मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और इसका प्रभाव जो है वो शुरू हो जाता है, अर्थात क्या है कि जो सर्दी होती है उसकी सर्दी खत्म होती है और गर्मी की शुरुआत होती है। मतलब ये जो संक्रमण का ये महीना होता है, संक्रमण के कुछ दिन होते हैं ये, और यही संक्रमण की उस अवस्था में, क्योंकि उस समय प्रकृति जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। प्रकृति में नए नए फूल आते हैं, बराबर। और बहुत सारे जगहों पर उपवनों में या फिर वनों में यहाँ पर फूलों की जो सुगंध जो है, खुशबू जो है वो क्या हो जाती है, हवा के साथ बहने लगती है। इसलिए ये महीना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना हम लोग जो है उसे मानते हैं। और यहाँ पर कवि बता रहे कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर कौन आया है, फागुन आया है। मतलब क्या कि हम लोग जब परेशानियों में होते हैं, संकट में होते हैं, उस वक्त इन सारी बातों को हम लोगों ने क्या करना चाहिए, भूलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, इनको भूलाना चाहिए। और जो जिस प्रकार से ये जो वसंत ऋतु आया है, हाँ, और उस वसंत ऋतु का आनंद हम लोगों ने लेना चाहिए। अर्थात क्या, दुख दर्द जो है उसे भूल कर, उसे त्याग कर हम लोगों ने अपने जीवन में क्या करना चाहिए, आनंद उठाना चाहिए। अर्थात क्या है कि हम लोगों ने हरदम सदैव दुखों से ही घिरा नहीं रहना चाहिए। कभी कभी जानबूझकर ये जो दुख होते हैं इनको साइड में रखने चाहिए। जैसे कि ये फागुन का महीना आया हुआ है, बसंत के गीत सभी जगह पर गाए जा रहे हैं, ऐसी अवस्था में हम लोगों ने भी उसके रंगों में रंग कर, हाँ, उसमें हम लोगों ने भी हिस्सा लेने की आवश्यकता है, या फिर हिस्सा लेना चाहिए। इस प्रकार की बात जो है यहाँ पर कवि हमें बताना चाह रहे हैं। आगे देखिए, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। क्या, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। मतलब क्या, आप लोगों ने उदाहरण के तौर पर हम गुलाब का फूल लेते हैं। गुलाब का फूल आपने सभी ने देखा है, और गुलाब के फूल को क्या कहाँ क्या रहते हैं, कांटे रहते हैं, कांटे होते हैं ना, बराबर। और कांटों के बीच में वो सुंदर फूल जो है वो खिले हुए हमें दिखाई देता है। और उस फूल को देखने के बाद हमें प्रेरणा मिलती है, या फिर हम लोगों ने प्रेरित होना चाहिए कि कितनी भी मुसीबतें हमारे आसपास रहे, कांटों की तरह हमें चुभे क्यों ना, लेकिन हम लोगों ने जो है फूल की तरह क्या करना चाहिए, खिलना चाहिए, हाँ, सुंदर दिखना चाहिए, बराबर। दूसरों को प्रसन्नता जो है वो हम लोगों ने देनी चाहिए। हमें देखने के बाद दूसरे जो है वो भी क्या हो जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पर ये कांटों के बीच मतलब बहुत सारे कठिनाइयों के बीच में घिरे हुए व्यक्ति जो है, हाँ, वो उसने भी क्या करना चाहिए, सुख जो है उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। या फिर ऐसा कौन इंसान है कि जिसके जीवन में दुख नहीं है, हाँ, दुख तो सबके जीवन में होते हैं, मुसीबत तो सबके आते हैं। और ऐसी जिंदगी क्या जिसके मतलब जीवन में कोई दुख ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, बराबर। और जो भी कुछ हम हासिल करते हैं बड़ी मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद किसी बात को, किसी वस्तु को, हाँ,
किसी उपाधि को हम जब प्राप्त करते हैं ना, उस वक्त उससे मिलने वाला जो आनंद होता है वो दूसरों को नहीं पता होता है, हमें वो पता होता है, और उसका मज़ा कुछ और होता है, बराबर ना। और इसीलिए यहाँ पर कांटों के बीच में जो फूला हुआ खिला हुआ जो फूल है, वो भी हमें क्या देता है, सदा प्रेरणा देता है। इस प्रकार की बात जो है यहाँ पर कवि विकास परिहार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना ये जो पहला वीडियो है पूरक पठन का मन, इस पाठ से लिया हुआ, यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, और इसके बाद दूसरा वीडियो जो है मैं तुरंत इसे बनाता हूँ, और उसे भी आप पूरा देखिए, ताकि आपको ये जो पूरक पठन है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, धन्यवाद।